हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। आज के दिन ये स्टॉक बहुत ही भयंकर गिरी है और शुरुआत में जब बाजार खुली थी उस वक्त तो यहाँ पर लोअर सर्किट लग गई थी, ठीक है। और अभी तो फिलहाल यहाँ पर सर्किट हट चुकी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल यहाँ पर अगर गिरावट की परसेंटेज देखें तो 10% से भी ज़्यादा यहाँ पर अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं वो अभी हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं, और ये कब तक गिरावट रह सकती है या फिर और भी ज़्यादा गिर सकती है यहाँ से या नहीं, इनके ऊपर भी हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ध्यान में रखना, जो भी डिस्कशन करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से करेंगे, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो स्टॉक है अभी के लेवल की बात करें, लगभग 1650-60 की जो लेवल है यहाँ पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। और आज के दिन लगभग 200 रुपये की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर एक रेंज में शेयर चल रही थी, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर इससे नीचे भी गिर जाए, ठीक है। तो चलो, वो तो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम न्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या न्यूज़ है, तो देखो यहाँ पर न्यूज़ जो है ये कल के दिन ही आई थी, कल मार्केट क्लोजिंग के बाद आई थी। नहीं तो यहाँ पर हमें कल के दिन ही काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को मिलती, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई का एक्शन है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, जिसकी वजह से आज ये स्टॉक धाराशायी हो चुकी है, ठीक है। कैसा यहाँ पर न्यूज़ है, देखो न्यूज़ है काफ़ी बैड। यहाँ पर देखो, कोटक महिंद्रा बैंक जो अपनी ऐप्स के जरिए नए कस्टमर्स जोड़ती थी, नए अकाउंट्स वगैरह ओपन करते थे, तो उसे बैन कर दिया गया है, ठीक है। परमानेंटली नहीं बैन हुई है, लेकिन ये बैन कर दिया गया है। क्यों, वो भी अभी हम लोग रीजंस देखेंगे, ठीक है। उसे तो बैन किया ही है, साथ ही साथ जो न्यू क्रेडिट कार्ड्स इशू ये लोग करते थे वो भी अभी बैन कर दिया गया है, ठीक है। न्यू कस्टमर्स ये लोग डिजिटली नहीं ऐड कर सकते हैं, नए अकाउंट्स नहीं खोल सकते हैं डिजिटली, या फिर यहाँ पर जो न्यू क्रेडिट कार्ड्स हैं वो भी ये अभी इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजंस की बात करें तो देखो, यहाँ पर रीजन है इनकी आईटी मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। देखो, इनकी जो आईटी के अंदर अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो देखो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रही है डिजिटली फॉर्म में। अपने ऐप्स वगैरह का यूज कर करके कस्टमर्स जोड़ रहे हैं, या फिर अपने ऐप्स के थ्रू सारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो उस माध्यम में देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये बढ़ रही थी, ठीक है, डिजिटली फॉर्म में। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर आरबीआई इस पे शिकंजा कस लिया है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें पहले 1-2 साल की, लगभग 2022-23 की बात करें, तो उस वक्त से ही आरबीआई इसके पीछे पड़ी हुई है। और उस वक्त ही आरबीआई ने आशंका जताई थी, चिंता जताई थी, और बताई थी कि आप अपने आईटी मैनेजमेंट में सुधार करो। क्या सुधार करना था, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो ऐप्स की बात करें या फिर जो भी डिजिटली इनके सर्विसेज हैं वो मतलब ठीक से चल नहीं रहे थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हाल फिलहाल की बात करें तो 15 अप्रैल में क्या हुआ था कि जो इनकी ऐप्स हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो सभी कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे थे, ठीक है। और सिर्फ ऐप्स की ही बात नहीं करेंगे, यहाँ पर यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग एंड इसके अलावे अगर हम डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस की बात करें तो उसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस वजह से जो इनके कस्टमर्स हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी अब 15 अप्रैल को। और लोगों ने लगातार यहाँ पर ट्विटर पे ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया, स्क्रीनशॉट पूरा शेयर होने लगा। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक हैं, उनके लोग हैं, उन्होंने बोला कि ये सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है, ठीक है। जो अभी मैंने बोला कि 2022-2023 से ही आरबीआई इस चीज़ के बारे में इन्हें इन्फॉर्म किया था, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक को, कि आप लोग ये चीज़ों को सोल्व कर लो, ठीक है। तो उस वक्त से ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी इनके डिजिटल सर्विसेज के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं सही किया उस वक्त से ही। तो अब लास्ट में फाइनली आरबीआई को ऐसा ये एक्शन लेना पड़ा, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कि इनकी जो आईटी मतलब सर्विसेज हैं, ठीक है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। चाहे हम नेट बैंकिंग की बात करें, यूपीआई, या फिर इनकी जो
ऐप है डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी लोगों को। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर कस्टमर्स के क्या बोलते हैं सिक्योरिटी की बात करें, तो उसमें भी यहाँ पर चीज़ें ठीक देखने को नहीं मिल रही थी, ठीक है, नेगेटिवली देखने को मिल रही थी। तो उसके रिगार्डिंग भी आरबीआई ने कहा था कि आप इसे ठीक करो, ठीक है, कस्टमर्स की सिक्योरिटी को लेकर। तो वो भी इन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया था, तो लास्ट में फाइनली आरबीआई ने इन पर एक्शन लिया और इसे अभी बंद कर दिया गया है कि डिजिटली अभी कोई भी ये न्यू कस्टमर्स ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, न्यू अकाउंट्स नहीं खोल पाएंगे डिजिटली। अगर आप इनके जो ऑफलाइन ब्रांचेस हैं वहाँ पर जाकर अकाउंट खुलवाओगे तो खुल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ पर न्यू क्रेडिट कार्ड इशू करने की बात करें तो वो भी यहाँ पर अभी बैन हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें पहले से जो मौजूदा इनके कस्टमर्स हैं, जो इनके शेयर धारक अकाउंट होल्डर्स हैं या फिर जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्या उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो देखो कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है, ठीक है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है जो कि पहले से इनके कस्टमर्स हैं। तो अभी यहाँ पर अकाउंट नहीं खुल सकती है डिजिटली फॉर्म में और क्रेडिट कार्ड इशू ये नहीं कर सकते हैं। ये न्यूज आने के बाद यहाँ पर जो इसकी शेयर प्राइस है इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को हमें मिली है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यार ये कब तक सही हो सकती है, तो देखो यहाँ पर टाइम लग सकता है काफ़ी ज़्यादा। देखो इसी प्रकार की केस आई थी एचडीएफसी बैंक के अंदर एक समय में। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर इस चीज़ को सुधरने में, चीज़ों को ठीक होने में लगभग 1 साल लग गए थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगता है। और ये अगर जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये अपने सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ों को ठीक कर लेती है, करेक्ट कर लेती है, तो फिर ये बैन हट जाएगी आरबीआई के माध्यम से और उसके बाद फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सही होनी चाहिए पहले, ठीक है, क्योंकि आरबीआई तो काफ़ी पहले से चिंता जता रही थी लेकिन फिर भी ये सुन नहीं रहे थे। तो अभी यहाँ पर बैन होने के बाद अब ये ध्यान देंगे। अब ऐसा नहीं है कि यार ये लोग छोड़ देंगे बैंक डूब जाएगा, बिल्कुल नहीं। छोटी मोटी बैंक नहीं है, लगभग 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, निफ्टी 50 की एक पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक डूब गया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलकर ये ठीक हो जाएगी और ये ज़रूर से सुधार करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और देखो अभी यहाँ पर अगर हम गिरावट की बात करें तो जैसा कि डिस्कस किया है कि 10% के लगभग यहाँ पर गिर चुकी है और यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, 1636 के लेवल का, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी टाइम टच किया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 चौथे टाइम यहाँ पर अभी टच हुआ है। और यहाँ पर अगर और भी ज़्यादा वीक वाली चालू होती है तो फिर यहाँ से यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, 1230 के लेवल तक, ठीक है, ये आ सकती है। अब देखो इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अभी नहीं आई है। इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो 4 मई को आने वाली है। तो उस वक्त अगर इनकी जो रिजल्ट है क्वार्टरली उसमें भी खराबी देखने को मिलती है, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को मिस करती है, तो फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट देख सकते हैं। अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी अप के चांसेस देख पाएंगे, वरना यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के इनलाइन भी आती है या फिर मिस करती है तो फिर यहाँ पर कुछ खास तेजी हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें गिरावट ही देखने को मिलेगी अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को ये मिस करती है तो, ठीक है। तो अभी रिजल्ट आने में टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। देखो गाइज ये जो बैंक है ये एवरेज ग्रोथ टाइप की बैंक है। यहाँ पर आपको मैं ईयरली वाइज इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा। देख सकते हो यहाँ पर मार्च 2022 में रेवेन्यू था 33,741 करोड़ की, जो कि यहाँ पर मार्च 2023 में हो गई 42,151 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ में 53,062 करोड़। बेहतरीन है, रेवेन्यू कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ी है। फिर नेट प्रॉफिट की यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मिनट, यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट भी बढ़ी है 12,089, 14,925 और 17,742। तो कंसिस्टेंसी के साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़ी है। ये कंसोलिडेटेड मतलब डेटा है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो देखो ऐसा नहीं है कि कंपनी ये जो बैंक है ये डूब जाएगी या बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। छोटी मोटी बैंक नहीं है कि बर्बाद हो जाएगी, ये लोग अपना सुधार करेंगे और फिर बाकी बाद में
जितना टाइम लगे वो तो लगेगा ही, और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो फिर वापस से जैसे एचडीएफसी बैंक फिर सही हुआ, वैसे ही ये भी सही हो सकती है। ठीक है, अब देखो इस चीज़ का फ़ायदा मिला एक्सिस बैंक को आज के दिन एक्सिस बैंक के अंदर लगभग 2-3% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। ठीक है, होता है ना कि कोई भी कंपटीटर होते हैं, उनके अंदर अगर कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो उसका जो एक कंपटीटर होता है उसको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंदर आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है हमें, ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, सो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक के ऊपर, जिसमें हमने अभी इनकी गिरावट के रीजंस के बारे में डिस्कशन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियोज रेगुलर देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।